ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। ताम्रपाषाण युग की बस्तियाँ। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक कैलकोलिथिक कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। तकनीक की दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति के पहले की है, पर कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां बाद में। यहाँ हम सर्वप्रथम ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति पर ही विचार कर रहे हैं। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांश पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, किंतु कभी कभी वे घटिया किस्म के तांबे का भी उपयोग करते थे। वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय बनाकर रहते थे और देश के विशाल भागों में फैले थे, जहाँ पहाड़ जमीन और नदियाँ थी। इसके विपरीत हड़प्पाई लोग कांस्य का प्रयोग करते थे और सिंधु घाटी की बाढ़ वाले मैदानों में हुई उपज की बदौलत नगर निवासी हो गए। और भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में 2 पुरा स्थलों की खुदाई हुई है, एक आहर में और दूसरा किलुंड में। ये पुरा स्थल बनासघाटी के सूखे अंचलों में है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरंड की खुदाई हुई है। मध्य और पश्चिमी भारत की मालवा ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की ही विलक्षणता है। मालवा मृतभांड, जो ताम्रपाषाण मृतभांडों में उत्कृष्टतम माना गया है, इसके कुछ मृतभांड और अन्य सांस्कृतिक सामग्री महाराष्ट्र में भी पाई गई है, परंतु सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। जहाँ उत्खनन हुए हैं वे पूरा स्थल है अहमदनगर जिले, महाराष्ट्र का अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और देमाबाद। पुणे में चंदोली, सोनगांव और ईमानगांव, प्रकाश और नासिक, ये सभी पुरा स्थल जोरवे संस्कृति के हैं। ये नाम जोरवे के आधार पर दिया गया है, जो अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा नदी प्रवरा के बाएं तट पर अवस्थित प्राकृतिक पुरा स्थल टाइप साइट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से जोरवे संस्कृति का भी पूछा गया है यूपीएससी में, तो इनके स्थल ये देख लो। नेवासा है, देमाबाद है, ये जो पुणे में चंदोली है, सोनगांव है, ईमानगांव है, प्रकाश और नासिक, ये सब प्रकाश इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जोरवे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया, किंतु इसमें दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी है। ईसा पूर्व 1400 से 700 के आसपास की जोरवे संस्कृति विदर्भ के कुछ भाग को, कोंकण तथा कोंकण के तट प्रदेश को छोड़ सारे महाराष्ट्र में फैली थी। यूँ तो जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, फिर भी इसकी कई बस्तियां जैसे देमाबाद, इनामगांव नगरीकरण के स्तर पर पहुंच सी गई थी। महाराष्ट्र के ये सभी पुरा स्थल अधिकतर काली भूरी मिट्टी वाले ऐसे अर्धशुष्क क्षेत्रों में हैं जहाँ बेर और बबूल के पेड़ थे, परंतु ये नदी तट वाले क्षेत्र में पड़ते थे। इनके अलावा नवदा टोली पूरा स्थल भी है, जो नर्मदा के तट पर है। नवदा टोली किस पे? नर्मदा के तट पर है। नवदा टोली ध्यान रखना, नवदा टोली नर्मदा के तट पर है। अधिकांश ताम्रपाषाणिक तत्व भारत के नवपाषाण स्थलों में भी घुस गए थे। कई ताम्रपाषाण स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्यन क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती चिरांद के अलावा वर्धमान जिले के पांडु, राजाढीबी और पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय है। और कुछ पुरा स्थलों की खुदाई हुई है, जिनमें उल्लेखनीय हैं बिहार में सैनुवार, सोनपुर और ताराडी तथा उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में खेराडी और नरहन। इस संस्कृति के लोग पत्थर के छोटे छोटे औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें पत्थर के फलकों और फलकनियों का महत्वपूर्ण स्थान था। अनेक स्थानों में, खासकर दक्षिण भारत में, प्रस्तर फलक उद्योग बढ़ा और पत्थर की कुल्हाड़ी की भी चलती रही। जाहिर है कि ऐसे क्षेत्र पहाड़ियों से अधिक दूर नहीं थे। कई बस्तियों में तांबे की वस्तुएं बहुतायत में मिली है। यही हाल आहड़ और गिलुंड का भी प्रतीत होता है, जो राजस्थान के बनासघाटी के कमोबेश शुष्क इलाकों में पड़ते थे। अन्यान्य समकालिक ताम्रपाषाणिक कृषक संस्कृतियों के विपरीत आहड़ में वास्तव में सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। यहाँ पत्थर की कुल्हाड़ियों या फलकों का लगभग अभाव ही है।
इसकी वस्तुओं में कई सपाट कुल्हाड़ियों, चूड़ियाँ और कई पत्थरें हैं जो सभी तांबे की है। हालांकि एक चादर कांसे की भी बनाई गई है। तांबा पास ही उपलब्ध था। आहर के लोग शुरू से ही धातु कर्म जानते थे। आहर का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबा वाली जगह है। आहर संस्कृति का काल 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच कहीं रखा जाता है और गिलुंड उस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंड में तांबे के टुकड़े ही मिले हैं। यहाँ एक प्रस्तर फलक उद्योग पाया गया है। महाराष्ट्र के जोरवे और चंदौली में सपाट आयताकार ताम्र कुठार पाए गए हैं और चंदौली में तांबे की छानी भी मिली है। ताम्र पाषाण काल के लोग विभिन्न प्रकार के मृत भांडों का व्यवहार करते हैं। इनमें एक किस्म के बर्तन काले व लाल रंग के हैं और लगता है कि इनका प्रयोग लगभग 2000 ईसा पूर्व से व्यापक तौर पर होता आया है। ये छाकों पर बनते थे और कभी कभी इन पर सफ़ेद रेखिक आकृतियाँ बनी रहती थी। यह बात केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बारे में ही नहीं है, बल्कि बिहार और पश्चिम बंगाल में पाई गई बस्तियों के बारे में भी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और बिहार में रहने वाले लोग टोंटी वाले जलपात्र, गोड़ीदार तस्तरियाँ और गोड़ीदार कटोरे बनाते थे। ऐसा समझना गलत होगा कि काले व लाल मृत भांड का व्यवहार करने वाले सभी लोग एक ही संस्कृति के हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले मृत भांड चितित है, पर पूर्वी भारत में ऐसे मृत भांड बहुत कम है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्र पाषाण युग के लोग मवेशी पालते थे और खेती करते थे। वे गाय, भैंस, बकरी, सूअर और भैंस रखते थे और हिरण का शिकार करते थे। ऊँट के भी अवशेष मिले हैं। सामान्यतः वे घोड़े से परिचित नहीं थे। कुछ अवशेषों की पहचान घोड़े या गधे या जंगली गधे के अंग के रूप में की गई है। लोग गोमांस तो अवश्य खाते थे, किंतु सूअर का मांस अधिक नहीं खाते थे। ध्यानाकर्षक बात यह है कि वे लोग गेहूं और चावल उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। वे मसूर, उड़द और मूंग तथा कई अन्य दलहन और मटर भी पैदा करते थे। लगभग ये सभी अनाज महाराष्ट्र के नर्मदा नदी के तट पर स्थित नवदा टोली में पाए गए हैं। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत में अन्य किसी स्थान से शायद नहीं मिले हैं। नवदा टोली के लोग बैर और अलसी भी उपजाते थे। दक्कन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार होती थी। निचले दक्कन में रागी, बाजरा और इस तरह के अन्य अनाजों की खेती होती थी। पूर्वी भारत में बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के कांटे, बंसी मिले हैं, जहां हम चावल भी पाते हैं। इससे मालूम होता है कि मछली और भात पूर्वांचल के लोगों का आहार था, जो देश के उस भाग में आज भी प्रचलित भोजन है। राजस्थान की बनास घाटी की अधिकांश बस्तियां छोटी है, किंतु आहड़ राजस्थान में दोनों आहड़ और गिलुंड लगभग 4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हैं। ताम्र पाषाण युग के लोग प्राय पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, जिनका इस्तेमाल कभी कभी ही होता था। जैसे गिलुंड में 1500 ईसा पूर्व के आसपास वे अपना घर कच्ची ईंटों से बनाते थे, पर अधिकतर गीली मिट्टी थोप कर बनाते थे और लगता है कि घरों पर छप्पर भी दिए जाते थे। लेकिन आहर के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। अब तक पता चले कि 200 जोरवे स्थलों में गोदावरी का देवाबाद सबसे बड़ा है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। यह पत्थर और मलबे के बुर्जों वाली कच्ची दीवार से घेर कर गढ़ जैसा बनाया गया प्रतीत होता है। देवाबाद की ख्याति भारी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। इनमें से कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव लक्षित होता है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इमाम गांव स्थल पर चूल्हों सहित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान मिले हैं। बाद की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व के पास 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार है और एक वृत्ताकार। यह मकान बस्ती के केंद्र में है और किसी सरदार का मकान रहा होगा। इसमें निकट में ही जो कोठार है, उसमें राजस्व के रूप में वसूला गया अनाज जमा किया जाता होगा। इमाम गांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी एक बस्ती थी। इसमें 100 से भी अधिक घर और कई कब्रें पाई गई है। यह बस्ती किला बंद और
किलाबंद है और खाई से घिरी हुई है। ताम्रपाषाण युग के लोगों की कला और शिल्प के बारे में बहुत से तथ्य ज्ञात है। वे तांबे और शिल्प कर्म में निसंदेह बड़े दक्ष थे और पत्थर का काम भी अच्छा करते थे। हमें तांबे के औजार, हथियार और कंकड़ मिले हैं। वे कॉर्नेलियन, स्टेलाइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल जैसे अच्छे पत्थरों के मनके और गुंटिकाएं भी बनाते थे। वे लोग कताई और बुनाई भी जानते थे, क्योंकि मालवा में चरखे और तकलियां मिली है। महाराष्ट्र में कपास, सन और सैमल की रुई से बने धागे भी मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वे लोग वस्त्र निर्माण से सुपरिचित थे और अनेक स्थलों पर प्राप्त इन वस्तुओं के शिल्पियों के अतिरिक्त हमें इमाम गांव में कुंभकार, धातुकार और हाथी दांत के शिल्पी, चूना बनाने वाले और खिलौने की मिट्टी की मूर्तें, टेराकोटा बनाने वाले कारीगर भी दिखाई देते हैं। ताम्रपाषाण अवस्था में अनाज, भवन, मृदभांड आदि में क्षत्रिय अंतर भी दिखाई देते हैं। पूर्वी भारत चावल उपजाता था तो पश्चिमी भारत जौ और गेहूं। तिथि क्रम से देखें तो मालवा और मध्य भारत की कई बस्तियां जैसे कायथा व एरन पहले की प्रतीत होती है, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत की बस्तियां बहुत बाद की। उनके शव संस्कारों और पूजा पत्ती का कुछ आभास मिलता है। महाराष्ट्र में लोग मृतक को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण में गाड़ते थे। हड़प्पाई लोगों की तरह अलग अलग कब्रिस्तान नहीं होते थे। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। मिट्टी की हांडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी, जो जाहिर है कि परलोक में मृतक के इस्तेमाल होने के लिए होती थी। मिट्टी की स्त्री की मूर्तियों से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग माता देवी की पूजा करते थे और कई कच्ची मिट्टी की नग्न मूर्तिकाएं भी पूजी जाती थी। इनाम गांव में माता देवी की प्रतिमा मिली है, जो पश्चिमी एशिया में पाई जाने वाली ऐसी प्रतिमा से मिलती है। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की कृषक मूर्तिकाएं ये सूचित करती है कि वृषभ यानी कि सांड धार्मिक पंथ का प्रतीक था। बस्ती के ढांचों और शव संस्कार विधि दोनों से पता चलता है कि ताम्रपाषाण समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। महाराष्ट्र में पाई गई कई जोरवेश बस्तियों में एक तरह का निवासरत अधिक्रम, ऊंच नीच का क्रम दिखाई देता है। कुछ बस्तियों में 20 हेक्टेयर तक बड़ी है, जबकि कुछ केवल 5 हेक्टेयर या उससे भी छोटी है। इससे द्विस्तरीय निवास का आभास मिलता है। बस्तियों के विस्तार में अंतर का अर्थ है बड़ी बड़ी बस्तियों में दबदबा छोटी छोटी बस्तियों पर रहता है। बस्तियों के विस्तार में अंतर का अर्थ है कि बड़ी बड़ी बस्तियों का दबदबा छोटी छोटी बस्तियों पर रहता था, लेकिन बड़ी और छोटी दोनों तरह की बस्तियों में सरदार और उनके नातेदार आयताकार मकानों में रहते थे और गोल झोंपड़ियों में रहने वालों पर प्रभुत्व रखते थे। इमाम गांव में शिल्पी और पंसारी लोग पश्चिमी छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्राय केंद्र स्थल पर रहता था। इससे निवासियों के बीच सामाजिक दूरी जाहिर होती है। पश्चिमी महाराष्ट्र में चंदोली और नेवासा बस्तियों में पाया गया है कि कुछ बच्चों के गलों में तांबे के मनकों का हार पहना कर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों के समान के तौर पर कुछ बर्तन मात्र है। इमाम गांव में एक वयस्क आदमी मृत भांडों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है। कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां पाई गई है। इसी स्थान में स्टेलाइट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों की गोलियों के हार पात्रों में जमा पाए गए हैं। वह स्पष्ट है कि जिनके पास ये वस्तुएं थी वे धनी थे। तिथि कर्मिक दृष्टि से गणेश्वर स्थल विशेष रूप से अवलोकनीय है। ये राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। इस क्षेत्र से खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं हैं तीर के नोक और बरछे के फल, बंसिया, शेल्ड और कंगन छेनी आदि। इनमें से कुछ की आकृतियां सिंधु स्थलों में मिली इन वस्तुओं की आकृतियों से मिलती है। पक्की मिट्टी की एक ऐसी पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती जुलती है, और इस स्थान में बहुत से पत्थर के छोटे छोटे औजार माइक्रोलिथ्स मिले हैं जो ताम्रपाषाण संस्कृति के परिचायक है। या गैरिक मृदभांड OCP भी पाया गया है। यह लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा रहता है और मुख्यतः कलश की शक्लों में होता है। चूंकि गणेश्वर के जमाव को 2500 से 2200 ईसा पूर्व का माना जाता है, इसलिए इनकी बहुत सी वस्तुएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से पूर्व की है। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, पर उसने कोई खास तत्व प्राप्त नहीं किया। गणेश्वर के लोग अंशतः
कृषिजीवी और मुख्यतः शिकारजीवी थे। यद्यपि उनका मुख्य शिल्प तांबे की वस्तुएं बनाना था, तथापि वे वैसे नगरीय तत्वों को विकसित नहीं कर पाए थे जो बाढ़ सिंचित मैदानों की उपज पर आश्रित हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं। अतः गणेश्वर की पुरावस्तुओं को वास्तविक गैरिक मृदभांड ताम्र निधि संस्कृति की कोटि में नहीं रखा जा सकता। इसकी सूक्ष्म पाषाण वस्तुओं तथा अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्र पाषाण संस्कृति कहा जाता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई है। तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्र पाषाण बस्तियों की कई श्रृंखलाएं हैं और कुछ प्राक तथा हड़प्पीय हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है तथा कुछ हड़प्पोत्तर है। हड़प्पा अंचल के कुछ स्थलों के प्राक हड़प्पीय स्तरों को आरंभिक हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ताकि इसे परिपक्व नगरीय सिंधु सभ्यता के से पृथक किया जा सके। इस तरह राजस्थान की कालीबंगा और हरियाणा की बनावली की प्राक हड़प्पीय अवस्था का स्पष्ट ताम्र पाषाणिक है, और यही बात पाकिस्तान नला के सिंध राज्य के कोटदीजी स्थल के बारे में भी है। प्राक हड़प्पीय और हड़प्पोत्तर ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ तथा हड़प्पा संस्कृति की समकालीन ताम्र पाषाण संस्कृतियाँ भी उत्तरी पश्चिमी और मध्य भारत में पाई जाती है। एक उदाहरण है कि कायता संस्कृति लगभग 2000 से 1800 ईसा पूर्व, जो हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। इसके मृदभांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण हैं, पर साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। इस क्षेत्र में कई हड़प्पाई ताम्र पाषाणी संस्कृतियाँ हड़प्पा संस्कृति के नागरिकोत्तर अवस्था से प्रभावित है, और अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से उम्र में छोटी होते हुए भी सिंधु सभ्यता से जुड़ी नहीं है, जैसे नवदा टोली, एरण और यहाँ पे ये दिख नहीं रहा, पता नहीं क्या है, नवदा है क्या है कुछ है, तो उसमें पाई गई मालवा संस्कृति, ठीक है, और 1700 से 1200 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व, जो अंशतः विदर्भ और कोंकण को छोड़ सारे महाराष्ट्र में छाई हुई है, उसके बारे में भी यही बात है। देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में ताम्र पाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र रही है। दक्षिण भारत में ऐसी बस्तियां हमेशा नवपाषाण युगीन बस्तियों के बाद लगातार चलती है। विंध्यन क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की ताम्र पाषाण बस्तियां भी हड़प्पा संस्कृति से असंबद्ध थी। यह स्पष्ट है कि कई प्रकार की प्राक हड़प्पीय ताम्रपाषाण संस्कृतियां सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक हुई और उनसे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर बना। इस प्रसंग में सिंध के अमरी और कोटदीजी तथा राजस्थान के कालीबंगा और गणेश्वर का भी नाम लिया जा सकता है। प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े और कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाण संस्कृतियां 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गई और केवल जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। फिर भी देश के कई भागों में ताम्रपाषाण युगीन काले व लाल मृदभांड का बनाना ऐतिहासिक काल में भी ईसा पूर्व दूसरी सदी तक जारी रहा। परंतु कुल मिलाकर मध्य तथा पश्चिमी भारत की आरंभिक ऐतिहासिक संस्कृति तथा उनकी ताम्रपाषाण संस्कृति के बीच लगभग 4 से 6 शताब्दियों का व्यवधान रहा होगा। पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण बस्तियों के लुप्त ताम्रपाषाण संस्कृतियों के लुप्त होने का कारण 1200 ईसा पूर्व के बाद से वर्षा की कमी मानी जाती है। पर मध्य गंगा क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में ये बस्तियां बाद तक चलती रही। ऐसा लगता है कि पश्चिमी भारत में ताम्रपाषाण युग के लोग ऐसी काली चिकनी मिट्टी वाले क्षेत्रों में थे जहां सूखे मौसम में जमीन खोदना कठिन होता था, अतः वे अपने जमीन खोदने वाले डंडे के सहारे ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सके। लेकिन लाल मिट्टी वाले क्षेत्रों में, खासकर पूर्वी भारत में, ताम्रपाषाण अवस्था के तुरंत बाद बिना किसी व्यवधान के लोह अवस्था आ धमकी और उसने धीरे धीरे लोगों को पूरा खेतिहर बना दिया। यही बात मध्य गंगा के मैदान में स्थित ताम्रपाषाण संस्कृतियों पर लागू होती है और इसी तरह दक्षिण भारत के कई स्थलों पर ताम्रपाषाण संस्कृति ने लोहे का इस्तेमाल करने वाली महापाषाण संस्कृति का रूप ले लिया। ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों और घने जंगल वाले क्षेत्रों को छोड़ प्राय देश भर में ताम्रपाषाण संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। जलोढ़ मिट्टी वाले मैदानों में भी जलाशय के किनारे कई ताम्रपाषाण बस्तियां मिली है, पर सामान्यतः ताम्रपाषाणिक
लोगों ने अधिकतर नदी तटों पर पहाड़ियों से कम दूरी पर गांव बसाए। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। जान पड़ता है कि इनमें से अधिकतर लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे, पर मध्य गंगा क्षेत्र की ताम्रपाषाण संस्कृति में तांबे के औजार बहुत कम मिलते हैं। पश्चिमी भारत और मध्य भारत की संस्कृतियों में वे अधिक मिलते हैं। लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाक पर बने काले व लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। उनके विकास की प्राक कांस्य अवस्था को देखते हुए हम पाते हैं कि चित्रित मृत भांडों का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले वे ही हैं। वे पकाने और खाने पीने और सामान रखने के लिए इन भांडों का प्रयोग करते थे। वे लोटा और थाली दोनों का प्रयोग करते थे। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था अलक्षित रूप से ही ताम्रपाषाण अवस्था में परिणत हो गई, अतः इन संस्कृतियों को नवपाषाणीय ताम्रपाषाण संस्कृति का नाम दे दिया गया। अन्य भागों में, विशेषकर पश्चिमी महाराष्ट्र और राजस्थान में, ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग बाहर से आकर बसे प्रतीत होते हैं। उनकी सबसे पुरानी बस्तियां संभवतः मालवा और मध्य भारत में थी, जैसे कायथा और एरन की बस्तियां। पश्चिम महाराष्ट्र की बस्तियां बाद की मालूम होती है और बिहार तथा पश्चिम बंगाल की बस्तियां तो और भी बाद में बसी है। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण जनों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए और वे नवपाषाण जनों के बारे में जितना ज्ञात है उससे कहीं अधिक अनाज उपजाते थे। विशेषकर वे पश्चिम भारत में जो गेहूँ, मूंग और दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे, वे अन्न के साथ मांस मछली भी खाते थे। पश्चिम भारत में पशुओं का मांस अधिक चलता था, पर पूर्वी भारत में भोजन में मछली और भात का प्रमुख स्थान था। पश्चिम महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बस्तियों के और भी अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में कायता और एरन की और पश्चिम महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद है। इसके विपरीत पूर्वी भारत के चिरांद और पांडु राजार ढीबी की संरचना के अवशेष कम है। उनसे सिर्फ खंभों, खाइयों और गोलाकार घरों की जानकारी मिलती है। शव संस्कार विधियां भिन्न थी। महाराष्ट्र में मृतक उत्तर दक्षिण में सीध में रखा जाता था, परंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम सीध में। पश्चिम भारत में लगभग संपूर्ण एक्सटेंडेड बरियल समाधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक समाधान फ्रैक्शनल बरियल चलता था। ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी, भेड़ बकरी पालते थे और उन्हें अपने आंगन में ही बांध कर रखते थे। शायद वे पशुपालन मांस के लिए करते थे। दूध पीने के लिए या घी आदि बनाने के लिए उनको दूते नहीं थे। कई जनजातियों के लोग जैसे बस्तर के गोंड मानते हैं कि पशुओं का दूध केवल पशुओं के बच्चों के लिए है, इसलिए वे दूते नहीं हैं। इस कारण ताम्रपाषाण युग के लोग पशुओं को पूरा फायदा नहीं उठा सके और ताम्रपाषाण युग के जो लोग मध्य और पश्चिम भारत के काली कपासी मिट्टी वाले क्षेत्र में रहते थे, वे गहन या विस्तृत पैमाने पर खेती नहीं कर पाए। ताम्रपाषाण स्थलों में न हल और न फावड़ा हो ही पाया जाता है। वे अपने जमीन खोदने वाले डंडे डिंगिंग स्टिक में पत्थर का शुद्धित छक्का दबाने के लिए लटका देते थे। इससे केवल झूम खेती कर पाते थे। ऐसी खनन यष्टि से तो केवल राखों में ही खेती संभव थी। काली मिट्टी में गहन और व्यापक खेती के लिए लोहे के उपकरणों का प्रयोग आवश्यक था, जिनका स्थान ताम्रपाषाण संस्कृति में था ही नहीं। पूर्वी भारत में लाल मिट्टी वाले इलाकों में रहने वाले ताम्रपाषाणिक लोगों की भी यही कठिनाई थी। पश्चिम महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों के समाधानों से ताम्रपाषाण संस्कृतियों की आम दुर्बलता प्रकट होती है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था के होते हुए भी बच्चों के मरने की दर बहुत ऊंची थी। पोषाहार की कमी और चिकित्सा के ज्ञान का अभाव या महामारी का प्रकोप इसका कारण हो सकता है। जो भी हो, ताम्रपाषाण संस्कृति का सामाजिक और आर्थिक ढांचा आयुर्वर्धक नहीं हुआ। ताम्रपाषाण संस्कृति अत्यंत ग्रामीण पृष्ठभूमि पर खड़ी थी। इसके जीवन की सारी अवधि में तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा और धातु के रूप में तांबा कुछ सीमित ही काम दे सकता था। यों भी तांबे का बना औजार लचीला होता था। लोग तांबे में टिन को मिश्रित करके कांसा बनाना नहीं जानते थे, जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता है। कांसे के औजारों के इस्तेमाल से क्रीट, मिस्र और मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी में भी प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास में बड़ी सुविधा मिली थी। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और न ही वे नगरों में रहते थे। ना लिखने की कला जानते थे, ना नगरों में रहते थे, जबकि कांसी युग के लिए लोग नगरवासी हो गए। कांसी युग में नगरवासी हो गए, ठीक है। और सभ्यता के ये सभी तत्व हमें भारतीय उपमहादेश के सिंधु क्षेत्र के अधिकतर भाग में विद्यमान दिखाई पड़ते हैं। अधिकांश ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ
उम्र में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की है, फिर भी यह संस्कृतियाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उन्नत तकनीकी ज्ञान से कोई ठोस फायदा नहीं उठा पाई। ताम्र निधियाँ या गैरिक मृदभांड अवस्था। 40 से भी अधिक ताम्र निधियाँ ताम्र उपकरणों के जखीरे, जिनमें अंगूठी, शल्य, कुठारी, खड्ग, हारपून, शूल, आदमी जैसी मूर्तियाँ आदि चीज़ें हैं। पूर्व में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के कुंगेरिया से प्राप्त हुई है। इसमें 424 तांबे के औजार और हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर है। लेकिन इन ताम्र निधियों में से लगभग आधी गंगा यमुना दोआब में केंद्रित है। अन्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ तांबे के हारमोन, दुसिंगी, तलवार और मानव मूर्तियाँ मिलती है, ये शिल्प वस्तुएं कई तरह से काम देती थी। ये केवल मछली पकड़ने, शिकार करने या लड़ाई लड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि शिल्प कर्म और कृषि कर्म के लिए भी थी। इन उपकरणों से ये स्वतः सिद्ध होता है कि तांबे के कारीगरों को अच्छी तकनीकी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी और वे वस्तुएं खानाबदोश लोगों या आदिम कारीगरों की कृति नहीं हो सकती। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों में की गई खुदाई में इनमें से कुछ वस्तुएं गैरिक मृदभांडों तथा कच्ची मिट्टी के घर द्वारों के साथ मिली है। एक स्थान में कहीं कहीं पक्की ईंटों के टुकड़े भी पाए गए हैं। खुदाई में पत्थर के औजार भी मिले हैं। इन बातों से ये प्रकट होता है कि ताम्र निधियों में पत्थर के औजारों के साथ मिले तांबे के इन उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग स्थायी जीवन बिताने वाले थे और उन ताम्रपाषाण कृषकों और शिल्पियों में थे जो दोआब के एक बड़े भाग में सबसे पहले बसे। अधिकांश गैरिक मृदभांड स्थल दोआब के ऊपरी हिस्से में पड़ते हैं, लेकिन छिटपुट ताम्र निधियाँ बिहार और अन्य प्रदेशों के पठार क्षेत्रों में मिली है। बहुत से ताम्र सेल्ट राजस्थान के खेतड़ी अंचल में भी पाए गए हैं। गैरिक मृदभांड संस्कृति का काल 8 वैज्ञानिक तिथि निर्धारणों के आधार पर मोटे तौर पर 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच रखा जा सकता है। जब गैरिक मृदभांड बस्तियां समाप्त हुई, उस समय लगभग 1000 ईसा पूर्व तक दोआब में कोई खास बस्तियां नहीं दिखाई देती। हमें काले व लाल मृदभांड वाले लोगों की कुछ बस्तियों का अस्तित्व मालूम है, लेकिन उनके पास अवशेषों का जमाव इतना पतला है कि वे पूरा वस्तुएं इतनी कम है कि उनसे लोगों के सांस्कृतिक साधनों की कोई स्पष्ट और विशिष्ट छवि नहीं मिलती। जो भी हो, दोआब के ऊपरी भाग में गैरिक मृदभांड वाले लोगों के उदय के साथ ही बस्ती आरंभ होती है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुरा में गैरिक मृदभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया है, जो 1.1 मीटर है। फिर भी प्रतीत होता है कि किसी भी स्थान में ये बस्तियां लगभग 100 बरस से अधिक नहीं टिकी और न ये आकार में बढ़ी है, न तो विस्तृत में फैली ही है। पता नहीं कि ये बस्तियां क्यों और कैसे समाप्त हो गई। कहा जाता है कि एक विशाल क्षेत्र में बाढ़ आने और उसके बाद वहां जल जमाव हो जाने के कारण वह इलाका मनुष्य के निवास के लिए अनुपयुक्त हो गया। कुछ विद्वानों के अनुसार गैरिक मृदभांड के गठन में जो अभी ढीलापन पाया जाता है, वह दीर्घकाल तक पानी में रहने के कारण हो सकता है। गैरिक मृदभांड वाले लोग हड़प्पाई लोगों के समकालिक थे और वे जिस गैरिक मृदभांड वाले क्षेत्र में रहते थे, वह हड़प्पाइयों के क्षेत्र से बहुत दूर नहीं है। इसलिए हम गैरिक मृदभांड वाले लोगों और कांसे का प्रयोग करने वाले हड़प्पाई लोगों के बीच कुछ आदान प्रदान का अनुमान कर सकते हैं। निम्नलिखित पदों और धारणाओं का आशय स्पष्ट करें। ताम्रपाषाण, लघु पाषाण, माइक्रोलिथ, झूम खेती। ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ पाषाण युग संस्कृतियों में किन किन बातों से आगे है, विवेचन करें। भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृतियों के मुख्य स्थलों के नाम बताएं। भारत के बाह्य रेखीय मानचित्र पर उन स्थलों को दिखाएं। ताम्रपाषाण जनों की स्वाधान रीतियों और धार्मिक विश्वासों का वर्णन करें। भारत में ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ कब से कब तक थी। ठीक है, यहाँ गैरिक मृदभांड का प्रयोग OCP शब्द भ्रामक है, क्योंकि ये मृदभांड लाल अनुलेपित है, जिसमें बहुत से दिख नहीं रहा। गैरिक मृदभांड संस्कृति पर कुछ हड़प्पाई प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है।